और रीतिकाल पे बात करते हुए और हमने ये भी देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका जो समय माना था, जो कालखंड था, वो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक के बीच के समय को इसका कालखंड माना गया था और यही इसका सर्वमान्य मत भी था। ठीक है, तो बहुत सारी बातें कल हुई हमारी और उन्हीं बातचीत में आज हम आगे बात करेंगे कि रीतिकाल के उदय के कारण क्या थे। रीतिकाल के उदय के कारण क्या थे? उदय के कारण रीतिकाल, इसका मतलब ये है कि रीतिकाल कैसे उत्पन्न हुआ, है ना? कैसे रीतिकाल की कविता शुरू हुई, वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये कविता शुरू हुई है रीतिकाल की, है ना? तो रीतिकाल के उदय के कारण। ठीक है, अब कई सारे विद्वान इस बात को अलग अलग तरीके से हमारे सामने रखते हैं कि रीतिकाल के उदय होने के कारण क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये माना कि रीतिकाल का जो उदय है वो इस वजह से हुआ कि जो उस समय के आश्रयदाता राजा थे, आश्रयदाता राजा का मतलब आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। है ना? देखिए, इसमें ये जो शब्द है आश्रयदाता, क्या मतलब है? आश्रयदाता राजाओं यानी ऐसे राजा जिनके आश्रय में उस समय के कवि रहते थे। तो कवियों ने क्या किया कि वे अपने राजा के यहाँ अब क्यों रहते थे? क्योंकि राजाओं को राज दरबारी कवि होने के कारण कुछ उस समय के अपने कह सकते हैं कि उनकी रोजी रोटी या उनको पैसा मिलता था, वहाँ पे रहते थे। तो राज कवि होने के लिए, है ना, राजाओं के आश्रम कवि होने के लिए, और राजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, वो आश्रयदाता कवियों को ज़्यादा से ज़्यादा दौलत दे, ज़्यादा से ज़्यादा धन दे। इसके लिए उन कवियों ने क्या किया कि राजाओं की अभिरुचि के कारण, कि जैसा राजाओं को अच्छा लगे, उनकी अभिरुचि जिसमें हो, जो चीज़ उन्हें पसंद हो, उसी के अनुसार कविता करना शुरू कर दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसी बात को कहते हैं कि आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। है ना? क्या कारण था रीतिकाल के उदय होने का? कि उस समय के जो राजा थे उनको जो चीज़ पसंद हो, बस हम वो एक एक, एक गाना है, जो तुम्हें पसंद हो वही बात करेंगे। तो ये राजा भी वही कर रहे, मतलब ये कवि भी, रीतिकाल के कवि वही कर रहे थे कि जो राजा को पसंद है वही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इससे इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और ज़्यादा पैसा मिलेगा तो जाहिर सी बात है, और उस समय के कवियों को शायद चाहिए था पैसा, तो इसीलिए उन लोगों ने इस तरीके की कविता करना शुरू कर दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये मत कि आश्रयदाताओं की अभिरुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ है। ठीक है, तो एक कारण तो ये माना गया शुक्ल के द्वारा। दूसरा देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये क्या कहते हैं रीतिकाल के उदय होने के कारण? इन्होंने ये माना कि जो संस्कृत के जो ग्रंथ थे, जो संस्कृत में लक्षण ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उनकी प्रेरणा ली इन कवियों ने, है ना? तो संस्कृत
तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ थे, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर संस्कृत के लक्षण ग्रंथ से प्रेरणा लेकर रीति काव्य का उदय हुआ। तो शुक्ल जहां ये कहते हैं कि रीति काल का उदय इसलिए हुआ कि राजाओं की अभिरुचि के अनुसार कवियों ने कविता करना शुरू किया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा ली इन लोगों ने। कि संस्कृत में लक्षण, हम कल भी बात कर चुके हैं लक्षण ग्रंथों के ऊपर, संस्कृत में जो परंपरा रही थी, तो वहाँ से उन्हीं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कि संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ हैं वहाँ से ये कवि प्रेरणा ले रहे थे, और उन लक्षण ग्रंथों के आधार पर, है ना, उन्हीं की तरीके का काव्य लिखने का कारण, या ऐसा ही काव्य लिखने के लिए ये हिंदी में कवियों ने प्रयास किया। इस तरीके से जो है आपका रीतिकाल का उदय होता है। ठीक है, तो ये दो विचार बात करते हैं हम डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा रीतिकाल के उदय के बारे में। ये कहते हैं कि ये जो समय था, इस समय में क्या था, दरबारी संस्कृति के प्रभाव के प्रभाव से कभी हताशा और निराशा से भरे हुए थे। फलस्वरूप रीति काव्य लिखा गया, है ना। कि वो ये कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र कि ये कैसा दौर था, ये दरबारी संस्कृति का प्रभाव था। क्यों था दरबारी संस्कृति का प्रभाव? तो जैसा हम बता चुके हैं, भक्ति काल के बाद कविता पर ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि ये जो कवि थे, रीतिकालीन कवि, ये आश्रयदाताओं कवियों के यहाँ पर, आश्रयदाता राजाओं के यहाँ पर रहते थे, उनके दरबार में रहते थे। और दरबारी कवि होने का फ़ायदा क्या था कि कविता करने के बदले में कुछ धन की प्राप्ति होती थी। तो इसीलिए ये जो दौर है, ये जो समय है, इस समय की जो कविता है, ये दरबारी संस्कृति के प्रभाव से क्या हो रहे हैं, कभी हताश हैं, उनके अंदर हताशा है, उनके अंदर निराशा है। किसके कारण? दरबारी संस्कृति के प्रभाव के कारण। इसीलिए इसीलिए यह फलस्वरूप रीति काव्य लिखा गया। इन कवियों में हताशा है, निराशा है। क्यों? क्योंकि जीवन के जो सकारात्मक पक्ष हैं वो इस कविता में आपको कम दिखाई देंगे, है ना। नकारात्मक पक्ष बहुत दिखाई देंगे, जैसे स्त्री संसर्ग दिखाई देगा, है ना। राजाओं को आलस और प्रेम की चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी, श्रृंगार का भाव ज़्यादा दिखाई देगा, है ना। कला का रूप दिखाई देगा। जो उदात्त चीज़ें हैं वो कम हैं इस दौर की कविता में, है ना। और उदात्त चीज़ों के मतलब मानवता के पक्ष में जो बात होती है, जैसे भक्ति काल की कविता को देखेंगे तो वो ज़्यादा मानवीय है, ज़्यादा लोक की कविता है, लोगों के दुख की कविता है ना। राजा की कविता नहीं है वो, बल्कि वो आम जनमानस की कविता। और ये कविता कैसी है रीतिकाल की? ये राजाओं की कविता है, राजाओं को केंद्र में रखकर लिखी जा रही कविता है, दरबारी संस्कृति को केंद्र में रखकर लिखी जा रही कविता है। इसीलिए ये जो कविता है ये नकारात्मक, थोड़ी हताशा से भरी, निराशा से भरी कविता आपको दिखाई देगी। इसमें सकारात्मक चीज़ें कम दिखाई देंगी। इसीलिए
डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि दरबारी संस्कृति के प्रभाव से कवि हताशा और निराशा से भरे हुए थे, इसी कारण ये रीति काव्य कविता लिखी गई। ठीक है, और इन सबसे अलग हटकर जो विचार थोड़ा दिया है इस कविता के बारे में, या हम ये कह सकते हैं कि रीतिकाल को जो सकारात्मक पक्ष देने की कोशिश की है वो डॉक्टर नामवर सिंह ने। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि ये जो कविता है रीतिकालीन कविता, काव्य में नवीनता लाने के लिए रीति काव्य लिखा गया। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कि भाई काव्य में कुछ नवीनता लाने का प्रयास किया गया, कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश की गई हैं, इसीलिए रीति काव्य लिखा गया। क्या नया है? क्योंकि जो भक्ति की परंपरा चली आ रही थी, जो कविता एक प्रकार से पारलौकिक कविता थी। पारलौकिक का मतलब समझते हैं? ईश्वरी कविता थी, जिसमें ईश्वर ही केंद्र में था। ठीक है, ईश्वर कहाँ है? भक्ति कविता में ईश्वर केंद्र में है। लेकिन रीतिकालीन कविता में सबसे बड़ी बात क्या है? कविता इसी लोक पे आ जाती है उतरकर। कौन से लोक पे? इसी पृथ्वी पर आ जाती है। ईश्वर यहाँ से गायब होने लगता है इस कविता से, है ना। वो अलग बात है कि भिखारी दास ये भी कहते हैं कि आगे के कवि रीझई तो कविता, वरना राधिका सिमरन को बहानो है। तो वो अलग बात है कि वो बहाना, ईश्वर अगर ईश्वर आया भी है तो एक बहाने के तौर पर आया है, मतलब वो केंद्र में नहीं है। तो रीतिकालीन कविता की सबसे बड़ी विशेषता अगर आपको देखनी हो तो यही है कि ये कविता ईश्वर के पास से आकर हमारे सामान्य जनजीवन में आ जाती है, लोक में आ जाती है, मनुष्य को केंद्र में रख लेती है। ये थोड़ी इसकी खास बात हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए इसका एक सकारात्मक पक्ष ये भी देखा गया डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार कि ये नवीनता लाने के लिए लिखा गया काव्य है। और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि स्त्री दृष्टिकोण से ये कविता उतनी भी मतलब एक ऐसे कह सकते कि उतनी भी छोटी या कमतर कविता नहीं है जैसी कि और कविताएं हैं या उससे पहले की कविताएं। अब मानो कैसे? जैसे भक्ति काल में स्त्री किस रूप में आती है? या तो स्त्री पतिव्रता के रूप में आएगी, है ना। और अगर स्त्री पतिव्रता नहीं है तो उसका कोई सम्मान नहीं है। या तो वो पति के प्रति व्रत रखे, पति को सब कुछ माने, तब तो उसका कोई महत्व है। अगर वो पति के कोई भी अगर पति को उस तरीके का सम्मान या ईश्वर के रूप में नहीं देखती है तो फिर उसका कोई सम्मान नहीं है। भक्ति काल में लगभग स्त्री की छवि आपको यही दिखाई देगी। कुछ हद तक आप छोड़ देंगे तो सूरदास के यहाँ आपको थोड़ा अपवाद मिलेगा कि वहाँ की जो गोपिकाएं हैं वो थोड़ी सी स्वतंत्र हैं, है ना। जो आपको भ्रमर गीत में जो स्त्रियां दिखाई देंगी तो वो थोड़ी बहुत स्वतंत्र स्त्रियां हैं। लेकिन रीतिकाल में ये माना गया कि ये स्त्री ऐसी है जो अपनी चीज़ों के प्रति सचेत है। वो जानती है कि पुरुष से कैसे सामना करना है ना। पुरुष किस तरीके की दृष्टि रखता है, उस तरीके की चालाकियाँ, आम जनजीवन की चालाकियाँ इस स्त्री के अंतर्गत आपको दिखाई देंगी। तो ये कहीं ना कहीं स्त्री के उस मूल्य से थोड़ी कमतर मानवीय मूल्य के आसपास आती हुई दिखाई देती है। कुछ ऐसा विद्वान मानते हैं रीतिकाल कविता के बारे में, लेकिन अभी उन पे अध्ययन हो रहे हैं। अभी उस तरीके से वो विमर्श का केंद्र नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात में कोशिश कर रहे हैं कि रीतिकालीन कविता उतनी बुरी कविता भी नहीं है जितना उसको अछूत कविता एक प्रकार से बना दिया। कि रीतिकाल का मतलब समझते सोचते हैं लोग कि अरे ये कविता तो बस सुरा सुंदरी और प्रेम उसी की है, श्रृंगार की कविता है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें भी छुपी हुई हैं, लेकिन वही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इसको कह दिया कि भाई ये तो श्रृंगालिक काल है ना, ये तो राजा आश्रयदाता और राजाओं की मनो अभिरुचियों के आधार पर लिखी गई कविता है। तो उस तरीके के इस पर एक लेवल लग गया है रीतिकालीन कविता पे
लेकिन नए अध्ययन तो ये बताते हैं कि रीतिकालीन कविता में भी बहुत कुछ ऐसा है जो खोजा जा सकता है, जिस पे बातचीत की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो एक अलग विषय हो गया। उस दृष्टि से हम चले गए जहाँ एक शोध की तरह रीतिकाल को देखा जाता है, लेकिन क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए उतना महत्वपूर्ण है नहीं, तो उस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। हम फैक्चुअल नॉलेज की तरफ ही लौटते हैं। तो देखिए, उदय के कारण कितने कारण दिखाई दिए आपको? शुक्ल के अनुसार तो एक कारण ये दिखाई दिया कि भाई ये राजाओं की अभिरुचि के अनुसार कविता थी। आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि, उनकी जो इच्छा थी उसी के अनुसार कवियों ने कविता करी। क्यों करी? क्योंकि उनको पैसा मिलता था कविता करने के बाद, एक एक असरफी मिलती थी कविता करने के बारे में बदले में। और बिहारी के बारे में तो यही है कि उनको एक दोहे पे एक असरफी मिलती थी, है ना। बहुत पैसा हो गया उनके पास एक प्रकार से देखा जाए तो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके उदय का कारण क्या माना? संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा। ठीक है, लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा को माना था। ठीक है, और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था कि ये जो कविता है ये हताशा और निराशा की कविता है ना। क्यों? दरबारी संस्कृति के कारण, दरबारी संस्कृति के कारण जो हताशा और निराशा है, है ना, हताशा और निराशा के कारण ये कविता उत्पन्न हो रही है। लेकिन डॉक्टर नामवर सिंह ने ये माना कि ये जो कविता है ये कुछ नयापन लाने के लिए, यानी नवीनता लाने के लिए, नवीनता लाने के लिए लिखी गई। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कारण आपको, तो अब इससे थोड़ा सा अनुमान हो जाएगा कि कविता क्यों उत्पन्न हुई, ये रीतिकालीन कविता। ठीक है, तो भक्ति काल से थोड़ी सी अलग परंपरा आपको दिखाई देगी रीतिकालीन कविता में। और सबसे अच्छी बात यही है कि ये कविता इहलोक पर आ जाती है, परलोक से ईश्वर को अपने केंद्र से बाहर कर देती है और मनुष्य को केंद्र में ले आती है। बेशक उसमें मनुष्य का श्रृंगार भाव ज़्यादा दिखाई देता है और बाकी गुण उतने नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी ये कविता हमारे लोक के आसपास कविता उतर कर आती है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये रीतिकालीन जो कविता है, ये रीतिकाल की जो कविता है, रीतिकाल के पतन के कारण क्या थे? पतन के कारण आखिर ये कविता क्यों पतन हो गया इसका? ये ज़्यादा दिनों तक कविता नहीं टिक पाई और लगभग ये जो कविता है 200 साल का दौर तो है पूरा। 1643 ईस्वी से शुरू होकर 1843 ईस्वी के दौर तक ये कविता चलती है। ये इस कविता के पतन के कारण क्या थे? क्यों ये कविता उस तरीके से सम्मान नहीं पा पाई, या उस तरीके की चीज़ें इस कविता में नहीं हैं, जैसे एक मनुष्य का मानवीयता का जो भाव होता है कविता में। जब आप भारतेंदु युग की दौर की कविता देखेंगे, फिर द्विवेदीकालीन और आधुनिक कविता तक आते आते देखेंगे, तो कविता की एक यात्रा है। या भक्ति काल में देखेंगे तो लोक जागरण कहा, जैसे डॉक्टर रामविलास वर्मा ने, है ना। तो रामविलास शर्मा जो है उसको लोक जागरण का काल कहते हैं, भक्ति काल को। तो वो भक्ति काल की कविता ज़्यादा बड़ी कविता है रीतिकाल के अनुसार देखा जाए तो। क्या कारण है इसके पतन के? तो पहली चीज़ तो आपको ये दिखाई देगी, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसे बहुत जोर देकर तुलसी के संदर्भ में कहते हैं। और क्या है वो तुलसी के संदर्भ में उनका विचार? लोक मंगल की भावना। ये शब्द आप जरूर याद रखिएगा, लोक मंगल की भावना। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, उनका वाक्य है, और किसके संदर्भ में है? तुलसी के संदर्भ में है। और कविता को शुक्ल इसी दृष्टि से देखने के ज़्यादा पक्षपाती हैं कि लोक मंगल की भावना कविता में है कि नहीं। और लोक मंगल का मतलब क्या हुआ कि जो लोक है, लोक से मतलब जो जन सामान्य है, आम जनजीवन जो है, आम जनता जो है, उसके हित की बात कुछ है कि नहीं, उसका हित हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लाभ की कोई बात है कि नहीं, वो केंद्र में है कि नहीं, यानी आम जनजीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही लोक मंगल की भावना है। ठीक है, लोक के बारे में जो हमारा आम जनमानस है, आम जनता है, जो छोटे लोग हैं, उनके बारे में कविता कोई ऐसी बात करती है कि जिससे उनका कोई महत्व हो,
यानी लोक मंगल की भावना होनी चाहिए। जो लोक है हमारा, उसके मंगल की अगर भावना है, उसके अच्छे होने की कोई अगर इच्छा रखती है कविता, तब तो कविता है, वरना उसका कोई उतना महत्व नहीं है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है। तो देखिए, पतन होने के कारण, रीतिकालीन कविता के पतन होने के कारण आपको यही दो चीज़ दिखाई देंगी। तो पहली तो ये दिखाई देगी कि लोक मंगल की भावना का अभाव इस कविता में था, है ना। लोक मंगल की भावना का अभाव है। यहाँ लोक मंगल का आपको कोई भाव इतना नहीं दिखाएगा, और ये सबसे बड़ा कारण था इस कविता के पतन का, है ना। लोक मंगल की भावना का अभाव आपको इस कविता में दिखाई देगा। दूसरी चीज़ क्या दिखाई देगी इस कविता में, इसके पतन की दूसरी चीज़ दिखाई देगी कि ये जो कविता है, रीतिकालीन कविता, ये आपको अत्यधिक यानी हद से ज़्यादा रसिकता है इस कविता में, है ना, एवं श्रृंगार का भाव है। यानी आप कह सकते हैं कि श्रृंगारिकता और रसिकता इसमें अत्यधिक है, हद से ज़्यादा है, ठीक है। रसिकता के संदर्भ में कल मैं बता चुका हूँ, रसिकता का अर्थ किस संदर्भ में लिया जाता है, और श्रृंगारिकता का विभाव, श्रृंगार के जो रूप हैं उसके संदर्भ में चीज़ों को देखा जाता है। तो अत्यधिक रसिकता एवं श्रृंगारिकता के कारण भी ये कविता जो है अपने पतन की तरफ जाती है, क्योंकि यही दो चीज़ें थी, बाकी तो सारे भाव छुप गए। भाई श्रृंगार और रसिकता तो होती ही नहीं है, सिर्फ इससे तो कविता नहीं बनती। उस कविता में वीर रस भी होता है, कविता में शांत रस भी होता है, कविता में करुणा भी होती है, कविता में भक्ति भी होती है ना। कविता में प्रेम भी है, उदात्त प्रेम भी है, हमारे संबंध भी है, मानवीय संबंध भी है, संवेदनाएं भी है, सब कुछ है। कविता में जब सब कुछ नहीं होगा तो कविता कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये पहली बात यह है कि ये कविता लोकमंगल की भावना का अभाव देखती है। दूसरी बात यह है कि इसमें अत्यधिक रसिकता और श्रृंगारिकता है। और तीसरी बात इसमें आपको दिखाई देगी कि ये जो कवि हैं, रीतिकालीन कवि, ये चमत्कार पर बहुत जोर देते हैं। चमत्कार की अतिशयता कह सकते हैं, या अत्यधिक मात्रा कह सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। चमत्कार की अतिशयता मतलब कि ये कवि कविता को कुछ ऐसे नए ढंग से कहना चाहते हैं जिससे सुनने वाले चौंक जाएं। और जब सुनने वाले चौंक जाएंगे तो क्या होगा, राजा को वो बहुत पसंद आएगी, अरे ये तो कोई नई बात कही है। जब वो चौंकेगा तो तभी तो आपको क्या देगा, धन मिलेगा, है ना। जब आपको धन ज़्यादा मिलेगा तो आप क्या कोशिश करेंगे, यानी आप ऐसी कविता करने की कोशिश करेंगे कि जिससे सामने वाला प्रभावित हो और आपका ज़्यादा सम्मान करे। सम्मान भी किस संदर्भ में, पैसे के संदर्भ में। तो इसलिए इस दौर के कवियों में चमत्कार की अतिशयता दिखाई देती है कविता के अंतर्गत। तो ये 3-4 कारण बहुत महत्वपूर्ण थे इस कविता के पतन के होने के, है ना। देखो, एक दो चीज़ और याद आई है तो मैं बता देता हूँ। ये है कि देखिए, ये जो समय है ना 1643, अगर कोई हमारे साथी इतिहास पढ़ा हो या इतिहास में इंटरेस्टेड रहे हों तो उनको ये पता होगा कि 1643 ईस्वी में ही जो शुरू होता है 1623 ईस्वी से बनना, और जो 1643 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था वो था ताजमहल। अब आप ध्यान दीजिए, 1643 से ही रीतिकालीन की कविता की शुरुआत हो रही है, और यही वो दौर है जब ताजमहल का बन के निर्माण पूरा हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो कविता है, ये जो दौर है, जब ताजमहल बन जाएगा उसके कुछ समय बाद ही क्या होगा, शाहजहाँ को कैद कर लिया जाएगा और औरंगजेब गद्दी पे बैठ जाता है। और कब बैठता है वो, 1658 ईस्वी में बैठता है गद्दी पे। और कब तक रहता है वो, 1707 तक रहता है, ठीक है। बस ये थोड़ी सी जानकारी है, इसको आप यहाँ ना लें, इससे क्या होगा ना, आपको याद रहेगी कि ये कौन सा दौर है।
तो आप देखिए औरंगजेब का जब दौर शुरू हो रहा है, यहाँ आपको रीतिकालीन कविता दिखाई दे रही है, और 1760 डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म पूरा चैप्टर ही है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत आपको यहीं से पढ़नी होती है कि डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद का पतन 1760 से शुरू हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि मुगल शासन कहाँ से पतन होता है, मुगल शासन का यहीं से पतन शुरू होता है, और वो है 1760। यहीं से पढ़ते हैं मुगल शासन का पतन होने लगता है। तो आप ये मान सकते हैं कि मुगल शासन के दौर का जो पतन का दौर है, उस दौर में ये कविता पूरी रीतिकालीन कविता लिखी जाती है। और 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति जो होती है, वहाँ पर आकर मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से ध्वस्त और ख़त्म हो जाता है। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ के, और पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे पूरी तरीके से शासन स्थापित हो जाता है। और यहाँ से शुक्ल के अनुसार तो देखें, इससे 1843 में जो है रीतिकालीन कविता समाप्ति भी हो जाती है ना। तो आप ये मान सकते हैं, ये देख सकते हैं कि रीतिकालीन जो कविता है वो मुगल शासन के पतन के दौर का लगभग कविता है। यानी ये जो साहित्य पूरा लिखा जा रहा है इस वक्त रीतिकाल में, वो मुगल साम्राज्य के पतन के दौर में लिखा जा रहा है। दूसरी चीज़, आप अगर एक और चीज़ मुझे थोड़ी याद आई, बता देता हूँ चलते चलते। अगर इसी दौर का आप उर्दू साहित्य देखें, उर्दू साहित्य अपने चरम पे है। सबसे उत्कृष्ट साहित्य गालिब कब होंगे, है ना? इसके बाद ही गालिब का दौर है पूरा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उर्दू साहित्य अपने चरम पे जा रहा है। हिंदी कविता में इस तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी आपको। तो दो समानांतर धाराओं में, दो समानांतर और एक ही जगह लिखा जा रहा है। उर्दू साहित्य भी इसी जगह लिखा जा रहा था जहाँ हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था, लेकिन उर्दू साहित्य की इतना अच्छा साहित्य लिखा गया उस दौर में, और हिंदी साहित्य इस तरीके का लिखा गया है। तो ये सिर्फ एक, कभी आप लोग आगे पढ़ें या कभी कुछ लिखें या पेपर वेपर लिखें, तब आपके लिए ये विषय की चीज़ होगी। और सोचने वाली बात होती है ऐसी चीज़ें कि एक ही समय में दो अलग अलग धाराएं कैसे दिखाई देती हैं हमें। अब हम बात करेंगे रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन हैं। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। रीति काव्य का प्रवर्तक कवि। प्रवर्तक का मतलब किससे शुरुआत करी थी, किसने शुरुआत करी थी इस काव्य की, या किसे माना जाए कि ये इस काव्य को लेके आई, है ना। प्रवर्तक यानी पहला व्यक्ति जो रीतिकालीन कविता को हमारे सामने लेकर आता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये जो कविता है रीतिकालीन, इसकी जो प्रवर्तक हैं वो चिंतामणि है ना। पूरा नाम चिंतामणि त्रिपाठी है, चिंतामणि लिखा आएगा। तो चिंतामणि को वो क्या कहते हैं, इसका प्रवर्तक कवि मानते हैं। मगर ध्यान से देखा जाए तो चिंतामणि से 50 साल पहले कौन हो गए थे, केशवदास। और केशवदास रीतिकालीन कविता की शुरुआत कर चुके हैं। तो शुक्ल के इस मत को विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, रीतिकालीन कविता का प्रवर्तक चिंतामणि नहीं है। अगर शुक्ल का पूछेगा तो आपको चिंतामणि ही लगाना है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र से पूछे, है ना, डॉक्टर नगेंद्र अगर पूछे, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का आएगा, इन्होंने किसको माना, दोनों ने। तो ये कहते हैं कि भाई रीतिकालीन कविता का जो प्रवर्तक कवि है वो चिंतामणि नहीं बल्कि
केशव दास हैं। रामचंद्र का जिन्होंने लिखी वे केशव दास हैं, ये इसके प्रवर्तक। और सर्वमान्य मत कौन सा है? तो सर्वमान्य मत यही है कि केशव दास जी रीतिकालीन कविता के प्रवर्तक कवि हैं। तो आपको सर्वमान्य मत यही स्वीकार किया विद्वानों ने केशव दास को, है ना। तो इस तरीके से दो प्रवर्तक कवियों की बात होती है, क्योंकि वैसे तो हर दौर का एक ही प्रवर्तक कवि होता है, लेकिन यहाँ थोड़ी बहस इस बात में होती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना और बाकी विद्वानों ने केशव दास की बात करी, और केशव दास को ही सर्वमान्य मत के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो आप इस बात पर थोड़ा सा जरूर ध्यान रखेंगे कि रीतिकालीन कविता का प्रवर्तक कवि चिंतामणि जब आ जाए तो वहाँ शुक्ल को आपको क्लिक करना होगा, और वरना तो केशव दास है ही। ठीक है, स्पेशल करके पूछे कि बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कविता का प्रवर्तक कवि किसे स्वीकार किया है, तब आपको ये चिंतामणि की तरफ जाना है, अन्यथा नहीं। ठीक है, क्यों कहा था ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि के बारे में? प्रवर्तक कवि हैं ये शुक्ल, ऐसा मानते हैं चिंतामणि को। वो ये कहते हैं शुक्ल कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड का मतलब होता है जैसे खंडित ना किया जाए, यानी जो एक बार शुरू हो गई और फिर वो लगातार चलती रहे, है ना। अखंड का खंड मतलब होता है अलग अलग टुकड़े, अखंड जोड़ देते हैं जो टुकड़ों में नहीं है बल्कि एक श्रृंखला में है, लगातार जो चलना। फिर तो शुक्ल कह रहे हैं कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली। अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आप इसको वहाँ देख पाएंगे। अब देखिए, अब इसमें केशव दास का क्या दोष है? भाई केशव दास ने ये कविता चिंतामणि से 50 साल पहले ही लिख दी थी, है ना। 50 वर्ष पहले ही लिखनी शुरू कर दी थी। अब इस बीच में कोई पैदा नहीं हुआ ऐसी कविता लिखने वाला, तो इसमें केशव दास का थोड़ी ना दोष है। कभी नहीं हुए ऐसे, ये उन कवियों का दोष है। भाई कोई हुआ ही नहीं। अगर आप एक रास्ते पर चल के जाएं अरुणाचल से और कोई मेघालय पहुंचा पहला व्यक्ति और उसने पूरा रास्ता ढूंढ दिया कि भाई ये मेघालय जाने का रास्ता है अरुणाचल से, अब 50 साल तक वहाँ से कोई नहीं जाता है और 50 साल बाद फिर कोई जाता है और उसके पीछे फिर लगातार लोग जाते हैं, तो पहले जाने वाला व्यक्ति तो वही है ना जो 50 साल पहले जा चुका है, यानी प्रवर्तक तो वही है। लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात को पता नहीं इस तरीके से कैसे वो प्रभावित हो गए या किस तरीके से कह दिया, उसका कारण एक दिखाई देता है। हम लोग जब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं देखते हैं तो देखिए केशव दास क्या है, ये अलंकारवादी हैं। ये अलंकार को बहुत महत्व देते हैं। यद्यपति सुदच्ची सुलक्षणीय सुव्रत सुवत कविता बनता, वो जो पूरा छंद दोहा है वो केशव का ये कविता के बारे में, अलंकार के बारे में, कि भाई अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है कविता में। लेकिन चिंतामणि कौन है? चिंतामणि अलंकारवादी नहीं है बल्कि ये रसवादी हैं। और शुक्ल भी कैसे हैं? शुक्ल भी रसवादी आलोचक हैं। इसीलिए इनको हो सकता है, ऐसा लगता है कि चिंतामणि को इसीलिए इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया क्योंकि ये रसवादी थे, इन्होंने अलंकारवादी परंपरा को नहीं लिया है, जबकि शुरुआत अलंकारवादी परंपरा से करी थी केशव दास ने रीतिकालीन कविता की। ठीक है,
तो हो सकता है इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि वो उनकी ही तरह सोचते थे या उन्हीं की बात को ज़्यादा प्रभावी ढंग से कह रहे थे, तो इसलिए चिंतामणि को उन्होंने महत्व दिया, केशव दास को महत्व नहीं दिया। और अलंकारवादी ग्रंथ उससे परंपरा से शुक्ल को कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था, वो रस को बहुत महत्व देते थे, अलंकार को इतना महत्व नहीं देते थे। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं जब चिंतामणि के केशव दास के बारे में बात करते हैं वो प्रवर्तक होने के लिए? हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा में ही केशव के आचार्यत्व पर विचार करें तो केशव के महत्व केशव का महत्व असंदिग्ध है। उनको हिंदी काव्यशास्त्र था रीतिकाल का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है। कि हिंदी काव्यशास्त्र की परंपरा में केशव का जो आचारत्व है उस पर अगर विचार करें तो केशव का महत्व असंदिग्ध है। असंदिग्ध का संदिग्ध कहते हैं जिसमें संदेह किया जा सके, यानी जिसमें कोई शक हो। असंदिग्ध का मतलब हुआ जिस पे शक नहीं किया जा सकता, यानी बड़े बड़े अच्छे किस्म के उनमें आचार्यत्व था, बहुत अच्छे आचार्य थे वो सारे गुण उनमें आचार्य के जो होने चाहिए वो दिखाई देते हैं केशव दास में। इन्होंने हिंदी काव्यशास्त्र तथा रीतिकाल का प्रवर्तक होने का इनको हिंदी काव्यशास्त्र तथा रीतिकाल का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है ना। यानी हिंदी काव्यशास्त्र की अगर बात कहीं से शुरू होगी तो वो भी केशव दास से ही शुरू होगी, और रीतिकालीन कविता की भी बात शुरू होगी तो वो भी केशव दास से ही शुरू होगी। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदी का पहला काव्यशास्त्रीय विद्वान भी केशव दास ही होने चाहिए, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो कहते हैं कि भाई वो सिर्फ रीतिकाल के ही प्रवर्तक नहीं है बल्कि वो जो हैं काव्य शास्त्र के भी प्रवर्तक हैं, काव्य शास्त्र को भी वही लेके आए हिंदी में। इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए केशव दास। तो आप दोनों को ध्यान में रखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दोनों ने जो है रीतिकालीन काव्यधारा का प्रवर्तक कवि केशव दास को स्वीकार किया है। सर्वमान्य मत भी केशव दास के पक्ष में है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव दास को नहीं मानते प्रवर्तक कवि, बल्कि उन्होंने चिंतामणि को माना। और चिंतामणि को क्यों माना होगा? क्यों माना? तो इसलिए था कि कहते हैं कि अखंड परंपरा इन्हीं से चलती है जब ये शुरू करते हैं। और बाकी कुछ संदेश हुआ था वो हम उस पर बातचीत कर चुके हैं कि किस लिए हो सकता है उन्होंने क्यों महत्व दिया होगा चिंतामणि को। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीतिकाल के संदर्भ में विशेष तथ्य कुछ ना क्या है। देखिए,
रीति परंपरा का अगर कोई पहला ग्रंथ आपको दिखाई देगा, कि रीति का जो रीति परंपरा है, रीति काव्य की जो परंपरा है, उसका पहला ग्रंथ कौन सा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है आपका जो ग्रंथ हित हितरंगिणी। ठीक है, किसका है ये? कृपाराम। और कब लिखी गई ये रचना हितरंगिणी कृपाराम के द्वारा? तो ये रचना लिखी जाएगी 1541 ईस्वी में। अब आप देखिए, जब हम कल बात कर रहे थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कहाँ ले गए थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्होंने कहा था कि 1543 ईस्वी से शुरू होता है क्या? रीतिकाल। और कब तक चलता है फिर? 1843 तक। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से 100 साल पहले ले गए थे वो। तो लगभग कहाँ पहुँच जाते हैं वो? कृपाराम की हितरंगिणी पे पहुँच जाते हैं, जो 1541 में लिखी गई थी, है ना। तो इसलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और पीछे ले जाते हैं रीतिकाल को। ठीक है, पर फिर सवाल खड़ा ये हो जाता है कि अगर रीतिकाल इतना पीछे चला गया 1543 तक, जैसा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं, तो फिर आप हमें ये बताइए रामचरितमानस कहाँ आएगी? है रामचरितमानस ये भक्ति काल की सबसे अच्छी रचना, हिंदी साहित्य की सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में से ये रचना मानी जाती है रामचरितमानस, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई राम भक्ति काव्य परंपरा में। कब लिखी गई थी ये रचना? तो ये लिखी गई थी 1574 ईस्वी में। अब आप सोचिए, रामचरितमानस से भी लगभग 35 वर्ष पहले ही जो है रचना लिख गई थी। कौन सी? हितरंगिणी कृपाराम की। अब इस हिसाब से तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार तो रामचरितमानस भी रीतिकाल में आ जाएगी, है ना। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो 1574 में जब रामचरितमानस लिखी गई थी, उससे भी पहले रीति काव्य परंपरा का ग्रंथ लिखा जा चुका है हितरंगिणी कृपाराम का, जो 1541 ईस्वी में लिखा गया था। और इस रचना में हितरंगिणी जो रचना है, इसलिए केशवदास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो काल विभाजन है वो लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई आपके काल विभाजन से तो रामचरितमानस भी रीति काल में चला जाएगा। तो हितरंगिणी ये जो कृपाराम की 1541 ईस्वी में लिखी गई, इस रचना में 400 छंद हैं। कितने? 400 छंद हैं। और किस बारे में है? तो यहाँ आपको मिलेगा नायिका भेद। क्या होता है नायिका भेद? स्त्रियों का अलग अलग तरीके से भेद करना। जब आप सुनते होंगे कि पद्मावती स्त्री है, नवोढ़ा है ना, स्वीकिया है, परकिया है, ये स्त्री के भेद हैं, है ना। और पद्मनी है, बहुत सारे भेद आपको मिलते हैं वो। तो नायिका भेद वही है कि, और सबसे उत्कृष्ट या सबसे अच्छी स्त्री कौन सी मानी गई? पद्मनी। जो पद्मनी है वो सबसे अच्छी स्त्री का रूप माना जाता है। तो ये नायिका भेद की रचना है। इसी तरीके की स्त्रियों के विभाजन की बात है इसमें भी। तो ये क्या है? श्रृंगारिक रचना है एक प्रकार से देखा जाए। और दूसरा ये जो रचना है ये रीति परंपरा का ग्रंथ दिखाई देगा आपको 1541 में ही। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि हितरंगिणी जो है पहले ही आ चुकी थी, रीति परंपरा का ग्रंथ एक। ठीक है, दूसरा आप ये कह सकते हैं कि रीतिकालीन कविता में ललित कलाएं बहुत हैं, है ना।
ललित कलाएं आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी, इसीलिए इसको श्रृंगार काल भी कहा गया, क्योंकि श्रृंगार में वही बात होती है पूरी। ठीक है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो रीतिकालीन कविता है, इस कविता में भक्ति तो कहीं दिखाई देगी नहीं उस तरीके से आपको, यानी भक्ति उस तरीके से नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका अभाव नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, थोड़ी बहुत है। वैसे ही आपको वीर रस भी दिखाई देगा थोड़ा बहुत, यानी इसका भी अभाव नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत भक्ति भी है, थोड़ी बहुत वीर रस भी है, लेकिन बात आती है प्रधानता किस चीज़ की है। तो प्रधानता है इसमें श्रृंगार की, है ना। तो श्रृंगार रस की प्रधानता आपको इसमें दिखाई देगी। ठीक है, ये इसका बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि रीतिकालीन कविता श्रृंगार रस के लिए जानी जाती है। ठीक है, एक विद्वान हुए हैं मार्कंडे वाजपेयी के नाम से, और वैसे वो इतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बता देते हैं रीतिकाल के बारे में। थोड़ी सी अलग हट के बात कही है, थोड़ा अजीब लगता है। मार्कंडे वाजपेयी, मार्कंडे वाजपेयी ने कहा था रीतिकाल को कि ये जो रीतिकालीन कविता है ये गुंडेपन और सौदेपन की कविता है ना। गुंडेपन और सौदेपन की हरकत, इस कविता को कहा है मार्कंडे वाजपेयी ने कि गुंडेपन और सौदेपन की हरकत है ये। ऐसी कविताएं तो गुंडे और सौदे जो होते हैं वही लोग करते हैं। ठीक है, तो और ये भी कह सकते हैं कि रीतिकालीन कवि जो हैं इनकी दृष्टि भोगवादी दृष्टि रही है, भोग की दृष्टि से ही सारी कविता की गई है। तो ये कह सकते हैं कि श्रृंगार के प्रति भोगवादी दृष्टि या दृष्टिकोण कह लीजिए, दृष्टि या दृष्टिकोण, कि इनका श्रृंगार के प्रति और जो दृष्टिकोण है वो भोग परक है या भोगवादी है। ठीक है, और वो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा भी है कि श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण भोग परक था, है ना। क्यों था? क्योंकि ये इसीलिए जब रीतिकालीन कविता की बात होती है तो ये कवि आपको उदात्त प्रेम की तरफ जाते हुए नहीं दिखाई देते हैं, है ना। एक निष्ठता, सत्यता और त्याग, तपश्चर्या जैसे भाव आपको इस रीतिकालीन कविता में नहीं दिखाई देंगे, बल्कि आपको सिर्फ भोगवादी दृष्टि दिखाई देगी। अली कली सोहियों बदो आगे कौन हवाल, वो जो बिहारी की पंक्तियां हैं कि अभी तो ये कली ही है, अभी से ही राजा इससे बंधा हुआ है, तो जब ये फूल बनेगी तो क्या होगा। और वो है ना कि वो एक कुछ छोटी उम्र की रानी थी जिससे उन्होंने विवाह किया था राजा ने, और वो उसी के अपने राज दरबार को छोड़ बैठे थे, वहीं रहते थे, रानी के ही पास रहते थे। तब ये बिहारी ने कहा था कि अली कली सो यूँ बताओ आगे कौन हवाल, कि अभी तो पराग भी नहीं है, अभी मधु भी नहीं है ना, अभी तो पूरा विकास होना बाकी है, और तुम अभी से इसके पास बंधे हो अभी से, तो फिर आगे क्या होगा, है ना। तो वो पूरा जो दृष्टिकोण है वो भोगवादी ही दृष्टिकोण है। या फिर वो लड़का लेवे को मेघ डुबाई, लियो लियो अचानक आंगुरी छाती छल छुबाई, तो वो सारा दृष्टिकोण अगर देखेंगे तो ये तो निखालस, मतलब आप इसको ऐसा कह सकते हैं, तो बिल्कुल एक प्रकार से हरकत ही है जिसे मार्कंडे कहते हैं। चलिए कुछ देर और रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ। क्या है रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ? कौन सी चीज़ें? प्रवृत्तियों का मतलब होता है विशेषताएं। ठीक है,
क्या है उस समय की इस कविता की विशेषताएं। इतना डिटेल से अब तक हमने पढ़ा है तो अब हमें समझ में आने लगी होंगी चीज़ें कि क्या क्या थी इस चीज़ की। तो सबसे पहले तो आपको यही दिखाई देगी कि श्रृंगारिकता, श्रृंगारिकता, ठीक है। तो श्रृंगारिकता का भाव आपको पूरा दिखाई देगा इस कविता में, श्रृंगार की ही बात दिखाई देगी। दूसरा क्या है कि राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति का मतलब राजा की प्रशंसा, और कहीं हद तक वीर रस भी है थोड़ा, है ना। जब ये राजा की प्रशंसा करते हैं तो वहीं पर आपको थोड़ा वीर रस भी दिखाई देगा, वीरता का भाव आपको इसी राज प्रशस्ति के अंतर्गत दिखाई देगा। तो पहली विशेषता है श्रृंगारिकता, दूसरी विशेषता हो जाएगी राज प्रशस्ति, तीसरी विशेषता हो जाएगी लक्षण ग्रंथों की रचना। लक्षण ग्रंथों की जो रचना है ये इसकी तीसरी विशेषता हो जाएगी रीतिकालीन कविता की। चौथी विशेषता मुक्तक काव्य भी दिखाई देंगे, तो यानी मुक्तक ग्रंथों की रचना ये कहाँ दिखाई देंगे, ये रीति मुक्त कवियों में, जिसमें आलम, घनानंद, बोधा जो कवि हैं वो उनके यहाँ पे आपको मुक्तक ग्रंथों की रचनाएं भी दिखाई देंगी, ठीक है। पांचवी विशेषता में आप कह सकते हैं कि नक्शक वर्ण है इसमें। नख सिख वर्ण यानी नाखून से लेके सिर तक स्त्री के सारे अंगों का वर्ण, उसी को नक्सिक वर्ण कहा जाता है। और यही दृष्टिकोण इन्हें भोगवादी बनाता है, क्योंकि स्त्री के एक एक अंग की व्याख्या। फिर आप कह सकते हैं नायिका भेद, नायिका भेद का वर्ण यानी ये जो कविता है ये नायिका भेद पे भी बहुत ज़्यादा अपने आप को केंद्रित करती है। तो इसकी एक विशेषता ये भी मिलेगी कि ये नायिका भेद की कविता है, ठीक है। दूसरा आप भाषा के तौर पे देखेंगे तो काव्य भाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग आपको दिखाई देगा इस रीतिकालीन कविता में। आठवीं विशेषता ये कह सकते हैं कलात्मकता, कलात्मकता के प्रति आग्रह, ठीक है। ये भी आपको इस दौर की कविता में दिखाई देगा, कलात्मकता के प्रति आग्रह बहुत ज़्यादा है। आप नवीं विशेषता के तौर पे ये भी कह सकते हैं कि हम बात कर रहे थे ना चमत्कार है इसमें, तो चमत्कार के प्रति या चमत्कार की अतिशयता कह सकते हैं इसको, प्रति आग्रह कहने से ज़्यादा सही होगा कि चमत्कार की अतिशयता, ठीक है। तो अतिशयता भी इसमें आपको दिखाई देगी चमत्कार की। कुछ और विशेषता थोड़ी बहुत, कवि और आचार बनने की प्रवृत्ति, कि यहाँ प्रत्येक कवि क्या करता है कि वो कवि तो रहना ही चाहता है, आचार्य भी बनने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी वो आचार्य भी बनेगा और कवि भी बनेगा, यानी कविता की भी बात करेगा और कविता के सिद्धांत क्या होने चाहिए इस पे भी बात करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए ही कहा गया कि इस दौर की कविता में कवि और आचार्य बनने की प्रवृत्ति
कवियों के अंतर्गत बहुत दिखाई देगी। ठीक है, यानी दोनों बनने की प्रवृत्ति, वो कवि भी रहना चाहते हैं और आचार्य भी बनना चाहते हैं। तीसरा आप ये कह सकते हैं कि छंद विविधता खूब है यहाँ पर, विविधता। और कैसी विविधता है कि जब भी इस दौर में श्रृंगार रस की बात आती है, जब भी श्रृंगार रस की कविता होती है, तब आप देखेंगे कि सवैया का प्रयोग मिलेगा, सवैया दिखाई देगा आपको श्रृंगार रस में। लेकिन जैसे ही आपको भक्ति के और नीति के पद दिखाई देंगे, तब आप देखना कि यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग मिलेगा अधिकतर। तो श्रृंगार में आपको सवैया दिखाई देगा और भक्ति नीति में आपको दोहा पद दिखाई देगा। और जब कहीं वीर रस भी दिखाई दे जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर आपको अधिकतर छंद कौन सा दिखाई देगा, वो कवित्व मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता छंद विविधता में आप देख सकते हैं कि जब श्रृंगार की बात होती है तो सवैया शब्द का प्रयोग करने लगते हैं कवि, सवैया छंद का। जब नीति भक्ति की बात करते हैं तो दोहा छंद का प्रयोग करते हैं। और जब वीर रस की कविता करते हैं कहीं, तो वे कवित्व छंद का प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। तो ये आपको इस तरीके से इस दौर की कविता के विशेषताएं यानी रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं आप देख सकते हैं।